गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं मेडिवल हिस्ट्री पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहमनी वंश खत्म कर लिया था। बहमनी वंश का जो पॉलिटिकल सेशन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। बहमनी वंश के थोड़ा सा वो देख लिया था हम लोगों ने, कैसे वो कहा जाए उसका विनाश होता है, क्या कारण होते हैं। मैंने आपको एग्जैक्टली आंसर भी बताया था कि किस कारण से बहमनी वंश आपस में सब लड़कर खत्म हो जाता है बहमनी वंश। उसके बाद बहमनी वंश के भग्नावशेषों पर मतलब जो बहमनी वंश पूरी जो खत्म हो जाता है उसके बाद जो नए जो 5 राज्य डेवलप्ड होते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो 5 राज्य कौन होते हैं, जैसे मैं लास्ट में बता भी रहा था कि बहमनी वंश का जो लास्ट का पोर्शन था उसमें कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं था। तो उनके जो प्रधानमंत्री थे, जो उनको जो शागिर्द थे, जो उनके स्पेशल कैरेक्टर्स थे, वही अपनी कहा जाए मोनोपोली बना रहे थे धीरे धीरे। और वही मोनोपोली धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आती है। कुछ राजा जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो राजा आ जाते हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने एक 5 नए हिस्सों में बढ़ जाता है बहमनी साम्राज्य। जो बहमनी डायनेस्टी होती है या बहमनी एम्पायर होता है वो 5 भागों में बढ़ जाता है। उन 5 भागों का आज हम लोग पॉलिटिकल सेशन देखेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आज हम लोग बहमनी वंश का समरी के तौर पे ही 5 देखेंगे। कुछ खास डीपली जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और बहमनी वंश के साथ साथ आज हम लोग विजयनगर का थोड़ा सा एलिमेंट्री सेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहमनी वंश। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा वो इमेज मैं सही समय पे अपलोड नहीं कर पाया था, तो इमेज को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि इस इमेज में आप लोग देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि किस हिस्से में बहमनी वंश आता है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं कि सारे पार्ट्स आपको इसमें समझ में आ जाएं कि कौन कौन से 5 भाग बटेंगे, कौन कौन से हिस्से बटेंगे। आप पॉज करके उसको इमेज को देख सकेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहमनी वंश। बहमनी वंश का साम्राज्य मैंने पहले बता दिया था, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है जो हिस्सा है, तो यहाँ से जो हिस्सा बटा है वो लगभग बहमनी वंश का है। नीचे जो हिस्सा बट रहा है वो विजयनगर का है। ठीक है, तो विजयनगर का हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बहमनी वंश का आज ये वाला हिस्सा, इस पे जो 5 भाग और बट रहे हैं तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहमनी वंश के खत्म होने के बाद 5 राज्यों में 5 राज्य उसके बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बढ़ जाते हैं? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, जिसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 क्या 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बीजापुर और अहमदनगर। गोलकुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल नॉलेज देख लेंगे और बरार और बीदर के बारे में कुछ भी खास नहीं है। तो आज कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके सबको समाप्त करते हैं। ठीक, तो 5 राज्य हैं, पहले उनका थोड़ा सा समरी के तौर पर देख लेते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबसे पहला है बीजापुर। बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर है बरार, फिर है गोलकुंडा, देन द लास्ट वन इज बीदर। ओके, ये हो गया। तो अब इनका थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कौन कौन से वंश थे। यहां पर आदिल शाही वंश आया था, आदिल शाही वंश। ठीक है, और ये आजाद हुआ था इसने 1489 में। ठीक, फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट राज्य था जिसने जो स्वतंत्र हो गया था। ओके, और ये अहमदनगर में आया था निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश सबके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। निजाम शाही वंश ये भी था, ये था 1490 में। इसके बाद बरार था, बरार में बारीद शाही वंश, बारीद शाही वंश आया था और ये था, ये भी 1490 में था। लेकिन एक खास बात ये है कि इसने जो अनाउंसमेंट की थी, अपनी घोषणा की थी, वो 1484 में की थी, ये बात रखिएगा। तभी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते सबसे पहले घोषणा किसने की थी, वो 1484 में की थी, लेकिन ये स्वतंत्र हुआ था 1490 में। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना थी, कुतुब शाही वंश की स्थापना थी, और ये था 1512 में। ठीक है, और बीदर में
चलिए इसको अभी हम देख लेंगे, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ठीक है, तो निज़ाम शाही इतने हो गए, आदिल शाही, निज़ाम शाही, बरी शाही, कुतुब शाही। बीदर में भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका, चलिए अभी देख लेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, बीजापुर के बारे, यहाँ पे हम लोग बीजापुर का स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बीजापुर, ओके। आदिल शाही, इसका ओरिजिनल नेम था मोहम्मद आदिल खान, इसका ओरिजिनल नेम था मोहम्मद आदिल खान, जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर में की थी 1489 में। ठीक, आदिल खान, इसका ओरिजिनल नेम था मोहम्मद आदिल खान। मैंने ओरिजिनल नेम इसलिए बताया है क्योंकि इसने शाही जो सुल्तान की पदवी थी उसको धारण नहीं की थी। ठीक है, तो मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1489 में। और यहीं पर जब 1489 में इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करती है और लगभग 1510 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए समरी के तौर पर देखेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, फैक्ट टू फैक्ट चलते रहेंगे आगे। इसके बाद आता है इस्माइल खान, कुछ खास नहीं होता इसके बारे में। इसके बाद आता है इब्राहिम। इसने फर्स्ट टाइम कहा सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो बीजापुर का पहला सुल्तान जिसने शाही सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था इब्राहिम। अब इब्राहिम के बाद कौन आता है? अली आदिल शाह। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अली आदिल शाह। यहां से एक स्थिति नई बनने लगेगी, अली आदिल शाह। इसके बारे में थोड़ा देखिए। अली आदिल शाह जब सत्ता पे बैठता है तो देखिए अहमदनगर भी साथ ही साथ डेवलप हुआ, इसके 89 और 90 अहमदनगर डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं जो पहले से विवाद की स्थिति बन रही थी वो अब बनने लगी। जो संघर्ष की स्थिति थी बीजापुर अहमदनगर में, इसके टाइम पर थोड़ा सा अपनी कहा जाए अपॉजी प्राप्त कर ली, इसने उत्कर्ष की स्थिति प्राप्त कर ली और संघर्ष काफ़ी बढ़ गया। अब आदिल शाह ने क्या किया? विजयनगर के साथ मिलकर, विजयनगर को साथ लेकर, ठीक है, विजयनगर में साउथ में था, साथ मिल गए और अहमदनगर के शासक हुसैन शाह निज़ामी शायद, तो हुसैन शाह निज़ामी नाम था, उसको हरा दिया। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन करिएगा, थोड़ा सा भी एक सीन बन जाएगा इसमें। आदिल शाह ने विजयनगर के शासक के साथ मिलकर, शायद देवराय था विजयनगर का शासक, उसके साथ मिलकर अहमदनगर के निजाम शाही के शासक हुसैन शाह को हरा दिया और अहमदनगर को पूरी तरह लूट लिया। कुल मिला के अहमदनगर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया अपने आप में। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अहमदनगर को जब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो हुसैन शाह की पुत्री थी चांद बीबी। ये हुसैन शाह अहमदनगर का है, इसकी पुत्री थी चांद बीबी, उससे इसने शादी कर ली अली आदिल शाह ने। ओके, और 1580 में अली आदिल शाह को उसके भतीजे इब्राहिम दुती, देखिए ये इब्राहिम फर्स्ट आया, अब इसके भतीजे ने इसकी मृत्यु मार दिया, इसको इब्राहिम दुती ने इसको हत्या कर दी, अली आदिल शाह की यहाँ से हत्या कर दी। थोड़ा सा यहाँ सीन समझने की कोशिश करिए। अब ये भतीजा है, ठीक, रिश्ते में चांद बीबी इसकी चाची लगी। ओके, आप थोड़ा सा सीन समझिए। ये इब्राहिम दुती भतीजा तो है लेकिन है थोड़ा सा संत स्वभाव का, है ना, लेकिन उसने पता नहीं किस कारण चाचा को मार दिया, लेकिन है थोड़ा संत स्वभाव का। इसके स्वभाव के कारण ही इसको जगत गुरु या अबला बाबा की उपाधि दी गई है। इसके स्वभाव के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई। अबला बाबा का अर्थ बताया गया है निर्धनों का मित्र। ठीक है,
ये इब्राहिम द्वितीय को इसकी उपाधि दी गई। तो इसने हत्या तो कर दी थी, लेकिन इसको पॉलिटिकल कैरियर कुछ खास नहीं रहा। जब ये सत्ता पे बैठा 1580 के बाद, तो इस समय इसका ना होकर के चांद बीबी का ज़्यादा प्रभुत्व रहा। ठीक है, चांद बीबी। अब देखो चांद बीबी का भी कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला है। चांद बीबी कैरेक्टर देखिए, चांद बीबी के हस्बैंड आदिल अली शाह तो निकल लिए रास्ते से। ठीक, तो यहाँ पर गद्दी पर तो ये बैठा हुआ है, निर्देशन इसका चल रहा है। ठीक, बैकग्राउंड में डायरेक्शन ये करी, लेकिन चांद बीबी वास्तव में जो सत्ता संभाले हुए वो अहमदनगर की, क्योंकि इसके अपने आदिल शाह के मृत्यु के बाद ये वापस अहमदनगर लौट जाती है। ये कंडीशन थोड़ी सी समझने वाली है, एक बार फिर समझिए। इब्राहिम के बाद अली आदिल शाह गद्दा में बैठता है और अहमदनगर से कट्टरता बढ़ चुकी होती है, तो विजयनगर और अली आदिल शाह मिल जाते हैं, अहमदनगर को लूट के बर्बाद कर देते हैं और हुसैन शाह की पुत्री से विवाह कर लेता अली आदिल शाह। अब जो करेक्टर आता है इब्राहिम द्वितीय, जो अली आदिल शाह का भतीजा होता है, अली आदिल शाह को 1580 में मार देता है, क्योंकि स्वभाव से थोड़ा सा अच्छे लिबरल स्वभाव का होता है, इसीलिए वो इतने पॉलिटिकल कैरियर उसका अच्छा नहीं रहा। चांद बस सत्ता में बैठा तो रहा, लेकिन डायरेक्शन चला था चांद बीबी का, और चांद बीबी इनडायरेक्टली अहमदनगर की सत्ता पे बैठी हुई है। ठीक, अहमदनगर की सत्ता पर डायरेक्टली बैठी हुई है। अब देखिए थोड़ा सा इस पिक्चर को भी और आगे बढ़ा लें। ये जो हुसैन शाह है ना, ये भागा है, मरा नहीं है। ये अब फिर उसके बाद दक्षिण में जाता है, वहाँ से मुसलमानों की सेना को इकट्ठा करता है, मुस्लिम सेना को इकट्ठा करता है, और बाद में 1565 के आसपास आकर विजयनगर का जो युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध, वो यही युद्ध होता है। इसका बदला लेता है हुसैन शाह। ठीक है, जो यहाँ युद्ध लड़ा गया है, इसका मैंने कहा था ये थोड़ा सा सीन क्रिएट करेगा। अली आदिल शाह विजयनगर से जो साथ दिया है हुसैन शाह के अगेंस्ट, हुसैन शाह 1565 में बदला भी लेता है इस बात का। ओके, तो यहाँ पे अब इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है। इसके बाद मोहम्मद आता है तो कुछ नहीं है, और उसके बाद एक सिकंदर शाह आता है, और उसके सिकंदर शाह के बाद कुछ खास नहीं बचा। और सिकंदर शाह के बाद लास्ट में बीजापुर को औरंगजेब अपने में मुगल प्रशासन में मर्ज कर लेता है। कौन कर लेता है? औरंगजेब। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि और बीजापुर को एट लास्ट किसने एनेक्स किया था? औरंगजेब ने एनेक्स कर लिया था। चांद बीबी के बारे में एक बात और देखिए, चांद बीबी के बारे में एक बात और देखिए, इसने एक हिंदी गीत संग्रह भी लिखो इकट्ठा के एक वो करवाया था, किताब ए नौरस। ये हिंदी गीत संग्रह है, किताब ए नौरस। ठीक, और नौरसपुर नाम का एक नगर भी बसवाया था चांद बीबी ने। ओके, ये हो गया। इब्राहिम, यहाँ पे पॉइंट है, इब्राहिम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब देखिए जो उर्दू का आज हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं, ये वास्तव में दक्कनी उर्दू है। ऐसा बताया जाता है कि जो हम लोग उर्दू का वास्तविक आधुनिक स्वरूप देखते हैं दक्कनी उर्दू है। और जो ये दक्कनी उर्दू को अपनी राजभाषा, फर्स्ट टाइम राजभाषा के रूप में किसने एक्सेप्ट किया था? वो था इब्राहिम। यही जो इब्राहिम प्रथम था वो इसने एक्सेप्ट किया था। एक बार फिर से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। धीरे धीरे एक एक चीज़ को मैंने थोड़ा सा एक्चुअली विजयनगर भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। लेकिन अगर आप विजयनगर को एनेक्स करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को और अच्छे अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। बाद में मैं विजयनगर फिर ये कहानी दोहराऊंगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा। ठीक, 5 भाग बढ़ते हैं बहमनी वंश के। ठीक, बीजापुर आता है। बीजापुर 1489 में अली आदिल शाह, जिसका नाम आदिल खान, वास्तविक नाम आदिल खान होता है, ये सत्ता पर बैठता तो है लेकिन उसने शाही उपाधि धारण नहीं की सुल्तान। उसके बाद इस्माइल खान आता, फिर इब्राहिम शाही सुल्तान की उपाधि एक्सेप्ट करता है और दक्कनी उर्दू को अपनी राजभाषा एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक, इसके बाद अली आदिल शाह जो अहमदनगर से इसका कोलैप्स होता है, अहमदनगर और विजयनगर को साथ में मिला के अहमदनगर के अगेंस्ट जाते हैं। हुसैन शाह को हटा के चांद बीबी से विवाह कर लेता है, खुद इब्राहिम शाह इसको हटा देता है, इब्राहिम द्वितीय इसको रास्ते से आदिल शाह को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद ऐसे ऐसे कहानी बनती है। ठीक, लास्ट में जो पॉइंट आता, औरंगजेब ने बीजापुर को
एनेक्स किया, ठीक। औरंगजेब ने बीजापुर को एनेक्स किया। अगर अधिक को अभी भी कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो आप पॉज करके फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो चलाऊंगा उसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही खूब डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक। लेकिन सबसे बस जरूरी है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि बहमनी वंश में गोलकुंडा कहाँ पे था, बीजापुर की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है, आदिल शाह वंश कहाँ से आ रहा है, ठीक। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आनी ही आनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें तो जब आपको ये सब चीज़ें तैयार होंगी तभी हम उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें अटैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जो और थोड़े से जो और राज्य बचे हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। करते हैं बीजापुर पढ़ने के बाद अब हम लोग अहमदनगर और गोलकुंडा की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बारे में और क्या क्या पॉइंट है। तो हो सकता है थोड़ा सा स्लाइड में मैंने थोड़ा सा स्पीड मेंटेन अच्छी कर ली थी, तो अब कोशिश करूँगा कि धीमे धीमे आपको थोड़ा सा धीमे समझना हो कि कॉन्सेप्ट बना रहे और चीज़ों को आप मर्ज ना करें आपस में। ओके, तो अब अहमदनगर दूसरा प्रमुख नगर आया। कब इसने घोषणा की? 1490 में ये आज़ाद हुआ। यहाँ का कौन सा वंश था? निज़ाम शाही वंश। यहाँ का जो वंश था निज़ाम शाही वंश, ये वंश था। ओके, अब यहाँ का जो अहमद शाह जो शासक था उसने इसकी स्थापना की थी, और इसके बाद जो बुरहान जो अहमद शाह था उसने स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद बुरहान निज़ाम शाही ये पहला शासक आया जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, निज़ाम शाही जो शाही उपाधि थी वो धारण की, और अहमद शाह ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ओके, अब और आगे चलते हैं। अब देखिए, बुरहान निज़ाम शाही के बाद आ गया हुसैन निज़ाम शाही, ठीक, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। हुसैन निज़ाम शाही, इसी के टाइम पे अली आदिल शाह वाली लड़ाई हो गई थी। ठीक है, वर्सेस विजयनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, सब ने मिलके इस पर अटैक कर दिया था। और विजयनगर से शायद राम राय था, गोलकुंडा से तो इब्राहिम अली शाह था। ओके, और आदिल अली शाह तो बीजापुर से था ही। तो इन तीनों ने मिलके इस पर अटैक किया था। इसके बाद से अहमदनगर की स्थिति थोड़ी सी टूट गई, क्योंकि तीनों ने मिलकर जम के लूटा पूरे शहर अहमदनगर को। तो इसके बाद चांद बीबी तो आ गई थी वहाँ बीजापुर में। यहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति थी, यहाँ देखिए, गोलकुंडा सबने मिलकर इसको लूटा था। गोलकुंडा प्लस विजयनगर प्लस बीजापुर, इस सब ने मिलके इसको लूटा। अब इसके बाद जो स्थिति आ रही है, अब मुर्तजा निज़ाम शाह आता है। ठीक, मुर्तजा निज़ाम शाह आता है, लेकिन अब कुछ स्थिति मजबूत नहीं बन पा रही थी। मुर्तजा निज़ाम शाह आया, क्योंकि पूरी स्थिति तो सब इस युद्ध के बाद अहमदनगर की स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसके बाद इब्राहिम आया, कुछ खास नहीं गया। अब देखिए, जब यहाँ आया एक मियाँ मखू, और यहीं पर फिर आ गए मियाँ मखू था। जब इसका शासन चल रहा था, कुल मिलाकर टेम्परेरी था, कोई परमानेंट शासक नहीं था। तो यहीं पर चांद बीबी फिर से आती। मैंने कहा था चांद बीबी अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद 1580 के बाद पुनः अहमदनगर आ जाती है। तो पुनः अहमदनगर आ जाती है, तो जब देखते हैं कि पहले से शासन था, अब ये टेम्परेरी था, वास्तविक तो चांद बीबी शाही खानदान से थी, तो चांद बीबी इसमें कोलैप्स हो जाता है और चांद बीबी की स्थिति कहीं ना कहीं बेटर हो जाती है। और चांद बीबी को जब ये अपने से ज़्यादा पावरफुल से मान लेता है, तो ये मुगलों को इनवाइट कर देता है कि अब आओ अहमदनगर को भी लूटो। ठीक, ये जाके मुगल्स को इनवाइट कर देता है। लेकिन जब मुगल आते हैं तो चांद बीबी ने उसका बहुत बहादुरी पूर्वक मुगलों का सामना किया और उनके साथ समझौता करके स्थिति को बरकरार रखा। अभी भी अहमदनगर पूरी तरह से इनके कंट्रोल में ही, चांद बीबी कंट्रोल में रहा। लेकिन इसके बाद चांद बीबी के बाद मलिक अंबर का शासन आता है, और उसके टाइम मलिक अंबर के टाइम पे फिर अटैक होता है मुगलों का। फिर से मुगल आते हैं और शाहजहां ने इसको एनेक्स कर लिया। ठीक है, एनेक्स कर लिया।
1686 के आसपास की बात है। और ये जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, कौन सा बताया था मैंने अभी, बीजापुर, वो भी 1686 के आसपास। नहीं सर, कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसको तो कंफर्म नहीं है सारी से, देखिए हाँ बीजापुर का 1686 के आसपास का टाइम पीरियड है, उसमें उसको अरेस्ट कर लिया था मुगलों। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने मर्ज किया था। ओके, औरंगजेब, और उसके औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मर्ज किया था, और इसको अहमदनगर को शाहजहां ने मर्ज किया। ओके, अब देखते हैं, इतना आपको समझ में आया। इसमें कोई भी, अब मेरी उम्मीद है बिल्कुल मैं सिंपलेस्ट वे में ले गया हूँ। बुरहान निज़ाम शाही पहला शासक आया, हुसैन निज़ाम शाही, इसके कारण युद्ध हो जाता है, ये युद्ध पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो स्थिति थोड़ी सी वीक होती है, फिर जब चांद भी आती है तो मुगल से अटैक होते हैं, उसके बाद शाहजहां ने ख़त्म कर दिया, मैंने कर लिया। अब इसके बाद अहमदनगर के बाद अब कौन सा था, गोलकुंडा। गोलकुंडा पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गोलकुंडा देखिए, जो एरिया है वो वारंगल वाला एरिया है, जो आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा अटैच हुआ है। ये कहा जाए जो तेलंगाना वाला पार्ट है, जो बैमनिक वंश में जो तेलंगाना वाला पार्ट था, वही गोलकुंडा का स्थिर है, क्योंकि ये एक हिंदू राज्य था। यहाँ पर जो इसका संस्थापक था कुतुब शाही, लगभग 1512 के आसपास की स्थापना, कुली कुतुब शाही वंश भी था यहाँ पे, कुली कुतुब शाही ने स्थापना की थी गोलकुंडा की। अब देखिए, कुली कुतुब शाही वास्तव में ब्राह्मण था, लेकिन इसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ओके, और 1512 में इसने, अब जो गोलकुंडा था ये साहित्यिक विद्वानों की, याद रखिएगा, साहित्यिक विद्वानों की क्रीड़ा स्थल कहा गया है गोलकुंडा को, साहित्यिक विद्वानों का क्रीड़ा स्थल। व विश्व प्रसिद्ध हीरे की बाजार, दो इसको कहा जाए उपाधियां मिलती, विश्व प्रसिद्ध हीरे की बाजार। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब कुली कुतुब शाही को इसका बेटा जमशेद मार देता है। क्योंकि जमशेद खुद अपने पिता को मार के राजा बनता है, तो अमीर इसको, जमशेद को रास्ते से हटा देते हैं कि तुमने पिता को मारने कलंक लगा है, तुमको शासन नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह सत्ता में आ बैठता है। इसके बाद जमशेद के बाद इब्राहिम कुतुब शाह आता है। इब्राहिम कुतुब शाह कौन, कुतुब शाह गद्दी पर आता है, ठीक। ये कौन है, इसने सबसे पहले शाही उपाधि धारण की। दूसरी बार ये देखिए इब्राहिम कुतुब शाह, ये देखिए जिसने नहीं ये नहीं है, इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का। इस समय जब युद्ध लड़ा गया है तो इब्राहिम कुतुब शाही ने इसका सपोर्ट किया यहीं पर। अब इसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह के बाद, थोड़ा सा मुझे नाम याद करने दीजिए, इब्राहिम कुतुब शाह के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाही बैठता है, कुतुब शाही गद्दी पर बैठा। अब इसका थोड़ा सा टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद थोड़ा देखिए क्योंकि गोलकुंडा एक हिंदू राज्य के पृष्ठभूमि पर भग्नावशेष बना हुआ था, और क्योंकि यहाँ पे विद्वानों का बहुत आना जाना हुआ करता था, काफ़ी विद्वान आया करते थे, यहाँ बसा करते थे। जैसे गेसुदराज के बारे में बता चुका हूँ कि फारसी लिपि में इन्होंने पहली उर्दू की पुस्तक लिखी थी। ओके, इस तक कई राइटर्स यहाँ पे आते गए। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने विद्वानों को इतना संरक्षण दिया था, कहा जाता है कि इसके टाइम पर इतने विद्वान आए थे गोलकुंडा में कि इसके राज्य में इतने विद्वान आए थे कि उनको रहने के लिए नगर में आवास नहीं बचे थे। तो उनको रहने के लिए इसने एक नया नगर बना दिया था, हैदराबाद। एक नए नगर की स्थापना की थी, हैदराबाद, ठीक। क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसके जो विद्वान आए थे उनके रहने के लिए आवास नहीं था, तो इसे नया नगर, मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने एक नए नगर की स्थापना की थी, हैदराबाद। और हैदराबाद में ही इसने चार मीनार भी बनवाया था, ठीक। और जो हम लोग आजकल आधुनिक उर्दू का स्वरूप देखते हैं, आधुनिक उर्दू का जो स्वरूप हम देखते हैं, उर्दू का रूप जो हम लोग देखते हैं, उसका जन्मदाता इसे ही माना जाता है।
ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जब इन्हीं पॉइंट्स को ही तो याद करना है और कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाता, सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिर इसके यहाँ से इसका चैप्टर क्लोज हो रहा है। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद एक राजा आता है मोहम्मद। मोहम्मद के बाद आता है अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला का कोई पुत्र नहीं होता है तो वो अपने दामाद को बैठा देता है अबुल हसन। और अबुल हसन के टाइम ही इस कुतुब शाही वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब आकर इसको एनेक्स कर लेता है। औरंगजेब आकर इसको एनेक्स कर लेता है। तो सबसे पहला शासक और सबसे लास्ट शासक, बस यही पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है और कोई खास पॉइंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, देखिए हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? आधुनिक उर्दू का जन्मदाता। ये सब पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट होते हैं जो इसको इसी रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चार लगभग 3 राज्य हो गए हैं, 2 बाकी हैं। 2 तो बरार और बीदर है, उनके बारे में कुछ खास नहीं, 2 लाइन के हैं। तो बस स्थापना किसने की थी और कब किस में एनेक्स हो गया, उतना ही पॉइंट है। तो चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आज का ये जो बहमनी वंश का पोर्शन है उसको समाप्त करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट करते हैं। अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर पढ़ने के बाद 2 छोटे से हैं, पॉइंट टू पॉइंट हैं, 2-3 लाइन के हैं, उनको हम देख लेते हैं और उसके बाद ही वे बहमनी वंश का जो चैप्टर है उसको क्लोज करते हैं। ओके, तो चलिए इस देख लेते हैं एक बार। बरार, हो सकता है बरार के बारे में मैंने अभी शायद गलत बता दिया था उसके बारे में। बरार में इमाद शाही वंश था। ठीक है, बरार में इमाद शाही वंश था। वंश, ठीक, बरार में सबसे पहला नगर था। ये सबसे पहला नगर था। 1484 में इसने अनाउंसमेंट किया था और 1490 में ये हो गया था, आज़ाद हो गया था। फतउल्लाह खान था इसका संस्थापक। फतउल्लाह खान था इसका संस्थापक। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास पूछा नहीं जाता है। फतउल्लाह खान था इसका संस्थापक और इसको फतउल्लाह खान की मृत्यु हो जाती है 1527 में और इसको 1574 में अहमदनगर ने अपने में एनेक्स कर लिया था। अहमदनगर में इसने मर्ज कर लिया था। ठीक है, इतना ही बढ़िया आपसे। बरार में इमाद शाही वंश। और इसके बाद बीदर आता है। बीदर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बीदर में क्या था? बरीद शाही वंश। बीदर में बरीद शाही वंश था। इसकी जो 1527 के आसपास इसने अपना अस्तित्व पाया था। ओके, और 1619 में इसको बीजापुर में अपने में एनेक्स कर लिया था। बीजापुर ने अपने में एनेक्स कर लिया था और बीजापुर का समय शासन में वही जगत गुरु था इब्राहिम शाहदूती, उसने इसको एनेक्स कर लिया था। ठीक है, इतना ही था और कुछ खास नहीं इसके बारे में। ये बड़ी से। और बरीद शाही वंश का जो संस्थापक था कौन था? अली बरीद। इसका जो संस्थापक था अली बरीद, जिसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अली बरीद, जिसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, ये इसका संस्थापक था बरीद शाही वंश का। 1527 के आसपास ये मतलब कुल मिला के पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। ओके, और 1619 में बीजापुर में इसमें एनेक्स कर लिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ से बहमनी वंश के बारे में आपका लगभग मैंने लगभग 70 to 80% पॉइंट क्लियर करा दिया। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था कि कभी कभार ईयर्स नहीं मैच करते। मैंने शुरुआत में ही बच्चों को बता दिया था कि अलग अलग राइटर्स में मतभेद हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो सबसे यूनिक ईयर होता है उसको मैं आपके सामने रखूं। ठीक, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही चल रहा है या जिस हिसाब से मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंग सही सेट बैठता है, मैं उसको सेट ले लेता हूँ। ठीक, और दूसरी बात सबसे जो यूनिक होता है, एक बात ये। दूसरी बात, कभी कभार बच्चे कहते हैं कि आपने ऐसा
इस ईयर में जैसे मोहम्मद बिन कासिम के या मोहम्मद महमूद गजनी के जो युद्ध हुए भारत में आकर, उसमें बताया कि आपने इस आक्रमण को इस सन में बताया, इसका आक्रमण को इस सन में बताया, उससे सनों से कोई जो ईयर्स होते हैं इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में ईयर्स लिखोगे तो 19-20 में लिखो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मेजर ईयर होते हैं उनको आप, जैसे बक्सर, वार ऑफ बक्सर होता है, पानीपत का वार है, इस तरह के ईयर्स में नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, लेकिन 19-20 जो आगे पीछे हैं उनमें तो चल जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें इतनी डीप तरह के ईयर्स में नहीं पूछे जाते हैं। हिस्ट्री कहीं ना कहीं संभावनाओं पे होती है, कभी फिक्स नहीं हो पाती है, ठीक। इतना आप फिक्स लेके पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ओके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, जो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बहमनी वंश में भी मैंने कहा था कि मैं अगर ज़्यादा डीप लेके पढ़ाऊँगा, बहमनी वंश की जो कला संस्कृति अगर इसको मैं लेके चलूँगा तो पहली बात कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर को मैंने एक जो नया कॉन्सेप्ट बना के रखा है अब, कि बच्चों को पोलर डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक बार बढ़ा दो, फिर उसके बाद जो मैं इस वीडियो जो दूसरा बनाऊंगा उसमें उस टॉपिक के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें इसको तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ में जो एडिशनल जो क्वेश्चंस होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, उसको भी उसमें मर्ज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं हर चीज़ को पूरा कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूँ, ओके। तो यहाँ पर आज हम लोग का बहमनी वंश खत्म हो जाता है। बहमनी वंश के बारे में हम लोगों ने पहले बहमनी वंश को देखा, फिर उसके बाद जो 5 राज थे उसके बाद में सिंप्लीफाई नेचर में देखा। आपके दिमाग में बस इतना बस जाना चाहिए कि गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर और बीजापुर 5 राज्य थे। बहमनी वंश का बंटवारा हो गया था। भारत के किस हिस्से में बहमनी वंश था, कौन कौन से वंश आ रहे, जो 5 राज्य बटे थे उसमें कौन कौन से वंश आ रहे थे, इतना बच्चों को अगर पढ़ने समझ में आ रहा था तो मैं समझता हूँ कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक एक नाम बच्चों को याद होना चाहिए, ये तो जो फ्लो में पढ़ा रहा होता है उसको भी नहीं याद रह पाता है, ओके। तो इसमें आप निश्चिंत रहें, वो तो खैर धीरे धीरे आने लगती चीज़ें, बस कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए कि बहमनी वंश कहाँ पे था, कितने राज्य बटे थे, कौन कौन से वंश आए थे, ये वंश किस राज्य संबंधित है, इतना बस लोगों को पढ़ा होना चाहिए, ओके। तो निश्चिंत रहा करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश है, अभी तो थोड़ा सा वीडियो लगभग 30 मिनट के आसपास हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा विजयनगर के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा दूँ, विजयनगर के बारे में क्या क्या था। तो विजयनगर के बारे में थोड़ा सा बस हम लोग ना स्थापना पे ना जाके थोड़ा सा प्रीव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या था विजयनगर के बारे में, थोड़ी सी प्रोफाइल, पर्सनल बोला जाए कि प्रोफाइल देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कोशिश कर ये देख जानेंगे कौन कौन से विदेशी नागरिक आए थे जिनके बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किस देश से बिलोंग करते थे या किसके साथ कहाँ पर आए थे, कहाँ के किस हिस्से में आए थे। तो विजयनगर में जो विदेशी पर्यटक घूमने आए थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, ओके। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। बहमनी वंश पढ़ने के बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक विजयनगर स्टार्ट करेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम ये नगर रहा विजयनगर। थोड़ा सा मैप पर इसको देखने की कोशिश करेंगे, इस तरह का मैप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो एरिया, यहाँ ऊपर का तो बहमनी वंश था, तो यहाँ का जो एरिया है वो विजयनगर के अंडर में आएगा। कोशिश करेंगे कि आपको इस फिगर में बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप एलिमेंट्री तौर पर देखने की कोशिश करें कि विजयनगर का कौन सा हिस्सा आता है विजयनगर के राज्य में, ओके। तो इतना बस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज बस एक प्रीव्यू बनाने की कोशिश करेंगे। देखो विजयनगर का ये हिस्सा आता है, ओके। तो देखिए 1336 में स्थापना हुई थी इस राज्य की। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ फैक्चुअल थोड़ा देखें। 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। ये कौन थे, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, हरिहर बुक्का, ठीक है, ओके। धर्म कौन सा था, देखिए राजधानी विजयनगर थी, राजधानी इसकी विजयनगर थी। कई राजधानियां बदलती लेती लेकिन मोस्टली विजयनगर ही रही है। विजयनगर कोई हम्पी कहा गया और हसविनापुर ऐसे कुछ नाम था, हसविनापुर, ये भी यही नाम बताया गया। हम्पी और विजयनगर नाम चर्चा में चलता है, ठीक है। जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो गोल्ड कॉइन्स थे, इनके चलन में थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स चलन में थे। राजधानी कृष्णा नदी के पास, कृष्णा नदी के तट पर थी, ठीक है। और आगे चलते हैं, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, ठीक, और आगे चलते हैं। और
लैंग्वेज थी इनकी तेलुगु, लैंग्वेज थी इनकी तेलुगु। ये सुलू वंश, जितने भी वंश आएंगे साउथ के, वो सब इसी में हम लोग मर्ज कर लेंगे। ओके, तो विजयनगर हो गया, हस्तिपुर, गोल्ड कॉइन्स हो गया, और ठीक है, बाकी सब तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए, ये एरिया था 1336 में हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी। विजयनगर, हम्पी, और ये इसकी राजधानी थी। गोल्ड कॉइन चले थे, तेलुगु थे। मोस्टली इनका जो धर्म रहा है वो शैव धर्म रहा है, लेकिन कुछ कुछ राजा इसके वैष्णव धर्म के भी आएंगे। ठीक है, एक दो राजा आएंगे वो वैष्णव धर्म के आएंगे, लेकिन मोस्टली इनका धर्म शैव धर्म रहा है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापना हुई थी। और आगे चलते हैं, और क्या, काफ़ी टाइम हो गया मुझको पढ़े हुए इसको। तुंगभद्रा हो गया, थोड़ा सा ये याद करने दीजिए। हरिहर बुक्का, ठीक है। 1565 के आसपास इस नगर का पतन हो जाता है। क्यों? तालीकोटा का युद्ध होता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जो हुसैन निज़ामी मैंने बताया था उसका युद्ध होता है। इसमें विजयनगर पूरी तरह समझ जाता है। सबसे भव्य नगर रहा है आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में विजयनगर। अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी गूगल में सर्च करेंगे इस बारे में कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर सर्च करें इस बारे में कि आप भारत का सबसे बड़ा, सबसे विश्वविख्यात, सबसे भव्य हिंदू राज्य या हिंदू नगर, तो विजयनगर ही आपको शो करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे। हरिहर बुक्का इतना हो गया, अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर एक पॉइंट आता है कि कुछ आए थे विदेशी नागरिक विजयनगर की यात्रा करने के लिए। उनके बारे में थोड़ा सा बस सामरिक तौर पर देख लेते हैं, कौन कौन से कहां पे था। निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी नाम देख लेते हैं पहले। फिर अब्दुल रज्जाक, ओके। थर्ड था बारबोसा। फोर्थ था पायस। फिर नूनीज के साथ पीटर सैड्रिक भी लिख लीजिए, पीटर सैड्रिक, ओके। और फिर एक था चलिए ठीक है, इतना पर्याप्त है। निकोलो कॉन्टी ये कहाँ का था? ये इटली का रहने वाला था। आया था देवराय प्रथम के टाइम पर, ठीक है। और इसने विजयनगर की भव्यता को देखते हुए बताया है कि 70 मील के व्यास में विजयनगर फैला हुआ है, जिसमें लगभग 90,000 अस्त्र चलाने वाले ये लोग हैं। राजा भारत के अन्य राज्यों में सर्वशक्तिमान है और इसकी दीवारें पहाड़ को छू रही हैं, ऐसा उसने कहा जाए हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच उसने यूटिलाइज किया है यहाँ पर। अब्दुल रज्जाक ये था फारस का रहने वाला था और इसको कहा जाए, इसको यहाँ पर खुरासन के शाह सुल्तान शाहरुख ने इसको यहाँ पर भेजा था। इसने भी विजयनगर की भव्यता के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं की हैं। इसने बताया है कि विजयनगर जैसा नगर पृथ्वी पर ना तो कभी देखा गया है और ना ही कभी सुना गया है, ऐसा उसने विजयनगर के बारे में बताया। बारबोसा ये था पुर्तगाल का। निकेतिन जस्ट ए मिनट, सारे निकेतिन नाम है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है लेकिन निकेतिन नाम है, ठीक है, निकेतिन। तो बारबोसा ये पुर्तगाल का था। इसने देखिए सबसे बड़ी बात सती प्रथा का उल्लेख किया है। उसने बताया कि जो ये था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय शासनकाल में। ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था और ये भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, ठीक है।
इसने सती प्रथा का उल्लेख किया। यही क्वेश्चन पूछा था, किस विदेशी व्यक्ति ने सती प्रथा का उल्लेख किया है विजयनगर में। ओके, पायस ने नवरात्रि उत्सव का उल्लेख किया, नवरात्रि उत्सव का उल्लेख किया और ये बताया है कि 250 जानवर और लगभग 4500 भेड़ें की बलि दी जाती है नवरात्र के अंतिम दिन। ठीक है, जानवर में शायद बैल का उसने वर्णन किया है। ठीक है, 250 बैलों का, ऐसा पायस ने बताया। पोर्टुगीज़ का भी ये भी पोर्टुगीज़ है, पुर्तगाल का रहने वाला है। नूनीज और पीटर सेड्रिक ये भी दोनों पोर्टुगीज़ हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये जो पीटर सेड्रिक है ये तालीकोटा के युद्ध होने के बाद आया है। ठीक है, निकेतिन ये एक रूसी था और रूस में अश्व का व्यापारी था और इसी एकमात्र ने ये बताया कि विजयनगर में असमानता का व्यवहार किया जाता था। मतलब जिसके पास भूमि थी वो धनी था और जिसके पास भूमि नहीं थी वो निर्धन था, ऐसा सब बताया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। इसने भी विजयनगर के बारे में ऐसा बताया है कि 70 मील के व्यास में फैला हुआ था, दीवारें पहाड़ को छू रही थीं, राजा सभी राजाओं में सर्वशक्तिमान था और 90,000 लोगों को अस्त्र का ज्ञान था। ठीक, मतलब जनसंख्या में सैनिक दृष्टि से उसने ऐसा बोला। अब्दुल रज़्ज़ाक ये खुरासन के सुल्तान शाहरुख ने इसको भेजा था, फारस का रहने वाला था। इसने भी बताया कि विजयनगर जैसा साम्राज्य, विजयनगर जैसा नगर पृथ्वी पर ना तो अभी देखने में कभी आया था ना ही सुनने में। फिर बारबोसा आया, ये पोर्टुगीज़ का रहने वाला था। कृष्णदेव राय के टाइम पे पीरियड में आया हुआ था, इसने सती प्रथा का उल्लेख किया है। पायस जिसने नवरात्रि उत्सव का उल्लेख किया है, इसने बताया कि नवरात्र के अंतिम दिनों में लगभग 250 जानवर और 4500 भेड़ों की बलि दी जाती रही है। नूनीज और पीटर सेड्रिक ये भी पोर्टुगीज थे। पीटर सेड्रिक तालीकोटा के युद्ध के बाद आया हुआ है। निकेतिन ये एक रूसी अश्व व्यापारी था जिसने अपने वर्णन किया है कि विजयनगर में असमानता का व्यवहार किया गया है। ओके, तो ये सिर्फ हम लोगों ने एक फैक्चुअल टॉप पे देख लिया है। ठीक, अभी हम लोग विजयनगर वास्तव में शुरुआत नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विजयनगर के बारे में एलिमेंट्री पूरा एक हिस्ट्री उठा चलेंगे, क्या कारण बन रहे थे, क्या पृष्ठभूमि थी विजयनगर की स्थापना के बीच में, पूरा हम लोग डिटेल एनालाइज करते हुए विजयनगर की स्थापना करेंगे। ओके, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग विजयनगर के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। कोई प्लस पॉइंट्स हो, नेगेटिव पॉइंट्स हो, उनको अपनी चर्चा, आप इस चर्चा का विषय जरूर बनाइए। यदि कोई कमी हो तो उसको बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।